हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इग्नो पॉइंट में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपके लिए दिसंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस किया था, आज हम फिर से लेके आए हैं FST-01 फाउंडेशन कोर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जून 2013। बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि आप और ऐसी वीडियोस बनाएं, तो हम फिर से इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट है सेक्शन ए, द एंट्री पॉइंट ऑफ सोलार एनर्जी इज़ एन इकोसिस्टम। सो इसका आंसर है प्रोड्यूसर, बिकॉज इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह का है, जो भी प्रक्रिया होती है, ऊर्जा होती है, वो सोलार जीव, प्राकृतिक जीव होते हैं, उनको कहाँ से मिलती है। तो सपोज हम मान लेते हैं प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दैट नीड सनलाइट एंड वाटर। Plants are used mostly the sunlight to prepare the food. This is the process of photosynthesis. तो यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। The entry point of solar energy is an ecosystem is producer. Then second हम आते हैं, AIDS is caused by a human immune deficiency virus. ये एक तरह का वायरस है जो कि हमारी बॉडी में जाके हमारे इम्यून सिस्टम को पर अटैक कर देता है और बाकी भी बॉडी के सिस्टम के पार्ट्स को डैमेज कर देता है। तो एड्स इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस। फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ कॉल्ड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स एक तरह का हमारी बॉडी में सेल होता है जो कि हमारी पूरी नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो functional unit of nervous system is called neurons. Dash amino acids are those which our body cannot synthesize. So essential amino acids are those which our body cannot be synthesize because they lack the enzymes necessary to create them from other biological mules. So these essential amino acids must supply from the diet each day. क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एंजाइम्स की कमी होती है और इसी तरह वो नेसेसरी होता है क्रिएट करने के लिए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। सो एसेंशियल amino acids must supply from the diet each day. तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के लिए और हमारी एवरी डाइट्स के लिए। दे इंक्लूड हिस्टिडाइन, आइसोल्यूसाइन, ल्यूसाइन, लिसाइन एक्सेट्रा एसिड्स। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिल द ब्लैंक्स। देन हम ई पे आते हैं। Dash is the branch of science that deals with the interaction of organisms with their environment. तो एक साइंस की ही एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरनमेंट। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट। देन हम 2 पे आते हैं, क्वेश्चन 2, स्टेट इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। द कॉस्मिक डिस्टेंस आर मेजर्ड इन माइल्स। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉल्स बिकॉज कोई भी डिस्टेंस हम किलोमीटर्स में मेज़र करते हैं, तो द कॉस्मिक डिस्टेंस आर मेजर्ड इन द किलोमीटर्स होता, तो ये सेंटेंस यहाँ पे ट्रू हो जाता। बट यहाँ पे माइल्स बोला गया है, तो ये सेंटेंस फॉल्स है। Fossil fuel is a renewable source of energy. तो फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो बहुत सालों से अर्थ के अंदर कहीं ना कहीं कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। लाइक हमारा कोल हो गया, कुछ क्रूड्स ऑयल हो जाते हैं
और कुछ ऐसे मिनरल्स हो जाते हैं, अगर इनको एक बार हम निकाल के यूज़ कर लें तो ये हम वापस दोबारा नहीं बना सकते हैं। तो फॉसिल फ्यूल इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, तो दिस सेंटेंस इज़ फॉल्स बिकॉज वो नॉन रिन्यूएबल है। Ergonomic relates to the study of efficiency of a person in the working environment. So this sentence is true because man made होता है जिसमें इंटरेक्शन करता है बिटवीन मैन एंड मशीन, और वर्क कंडीशंस होती है इसमें ergonomy. So this sentence is true. Louis Pasteur polluted the theory of natural selection. This sentence is false because हमने spontaneous theory पढ़ी थी जिसमें origin of life के बारे में बात हुई थी, तो ये उसी theory से related है कुछ जिन्होंने first हमारी दी थी. So this sentence is false. Smallpox is caused by fungus. This sentence is false because smallpox is caused by a infection with the variola virus. ये एक तरह का वायरस होता है जो कि एक ट्रांसमिटेड होता है पर्सन टू पर्सन. So smallpox caused by virus, not a fungus. So this sentence is false. Give short answers of the following questions more than 50 words. फर्स्ट हमसे पूछा गया है एल्बर्ट आइंस्टाइन. एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ फेमस साइंटिस्ट हु कम्प्लीटली चेंज द वे दैट पीपल सॉ आर द वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स. एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने कम्प्लीटली अपना थिंकिंग पावर से रिलेटेड वर्ल्ड और यूनिवर्स को उसको देखा. ही मेजर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द 4 एरियाज़ ऑफ द साइंस. उन्होंने अपना जो भी टाइम दिया, जो भी कंट्रीब्यूशन किया, वो 4 पार्ट्स में किया है जो कि लाइट, टाइम, एनर्जी एंड ग्रेविटी पे है. फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द आइंस्टाइन थ्योरी स्टेटेड दैट टाइम इज़ नॉट अ कांस्टेंट एज द लाइट इज़. सो उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी है कि टाइम इज़ नॉट अ कांस्टेंट जैसे कि लाइट है. In addition, Albert Einstein accomplished a famous equation E equals to mc की power 2. It's explained the link between the energy and the mass. Then हम second देख लेते हैं. List the socio-economic needs that lead the advance in the technique in the early phase of growth of the city. जो भी ट्रांसमिशन पीरियड थे सोशल इकोनॉमिक के अर्ली एज में वो यहाँ पे पूछा गया है. द ट्रांसमिशन फ्रॉम द प्रिमिटिव सोसाइटी टू एन एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी वॉज ब्रॉट अबाउट बाय अ चेंज इन द मैटर ऑफ प्रोडक्शन. Cities came into existence that social economic needs have more time led to the advance in science and techniques. जो भी ट्रांसमिशन पीरियड हुआ था अर्ली सोसाइटी में, वहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड थी सोसाइटी. धीरे धीरे वो थोड़ा मेथड को, प्रोडक्शन के मेथड को इन्हांस करने लगे जिससे बहुत सारे चेंजेस आए. धीरे धीरे रूरल अर्बनाइजेशन में कन्वर्ट होने लग गया जिसमें सोशल इकोनॉमिक नीड्स की भी डिमांड रही, और धीरे धीरे साइंस से रिलेटेड कुछ टेक्निक्स भी इन्हांस हुई. द नीड्स फॉर हैविंग बेटर टूल्स फॉर एग्रीकल्चर. साइंस के माध्यम से, धीरे धीरे विज्ञान के माध्यम से उन्होंने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से टूल्स बनाए जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ हो. घर बनाए, शेल्टर बनाए, पॉटरी फॉर स्टोरेज बनाए. जो भी एग्रीकल्चर का मटेरियल है उनके लिए बड़े बड़े स्टोरेज बनाए गए. कार्ड्स, बोर्ड्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड ट्रेड, प्लांट लेआउट एक्सेट्रा इन ग्रोइंग सिटीज़ लेड टू द एडवांस इन टेक्निक्स. देन हम सेक्शन बी पे आते हैं. आंसर एनी 8 क्वेश्चंस. लिमिट योर आंसर more than 100 words. Describe the Kepler law
related to explanatory motion। तो केपलर की 3 लॉज को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, जो कि प्लैनेटरी मोशन कैन बी डिस्क्राइब एज फॉलोज। द पाथ ऑफ प्लैनेट्स अबाउट द सन इज एलिप्टिकल इन शेप with the center of the sun being located at the focus। तो ये सेंटेंस पढ़ने के बाद सबसे पहले तो ये आता है कि एलिप्टिकल शेप क्या है। तो एलिप्टिकल शेप कुछ जैसे सर्कल होता है, सर्कल एकदम गोल होता है और उसी को थोड़ा हम चौड़ा कर देते तो एलिप्टिकल कुछ इस तरह का हो जाता है। ठीक है, उसका इसमें ये बताया द पाथ ऑफ प्लैनेट अबाउट द सन इज़ एलिप्टिकल इन शेप। तो ये आपका हो गया एलिप्टिकल शेप, दिस वन, विद द सेंटर ऑफ द सन बीइंग लोकेटेड एट द वन फोकाई, जिसके सेंटर में सन है। अगर हम सर्कल का आधा कर देते हैं तो वो रेडियस कहलाता है। उसका कोई भी पॉइंट पकड़ लो आप। तो ऐसे ही एलिप्टिकल का फोकाई जिसके इसमें सेंटर में सन है। द लॉ ऑफ एलिप्स, ये एक लॉ हो गया। एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन टू द सेंटर ऑफ द प्लैनेट विल स्वीप आउट इक्वल एरियाज इन इंटरवल ऑफ टाइम। अब उन्होंने कहा है यहाँ पे सन है सेंटर में, यहाँ पे कहीं आपकी अर्थ है, तो इसका और इसका इमेजिनरी लाइन बनाएंगे तो सब कहीं ना कहीं से सेम ही होगी। अगर ये अर्थ इफ़ यहाँ पे आ जाती है 30 डेज़ बाद और फिर वो 30 डेज़ बाद फिर से मूव करेगी, तो उसका इंटरवल ऑफ टाइम और इंटरवल ऑफ एरिया सेम ही होगा। चाहे आप यहाँ से बस यहाँ ऐसे ऐसे कुछ ऐसा उन्होंने बताया। एंड इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने पर द सेंटर ऑफ द सन टू द सेंटर ऑफ द प्लैनेट विल स्वीप आउट इक्वल एरिया ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। देन हम थोड़ा नेक्स्ट देखते हैं। द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ अ पीरियड ऑफ एनी टू प्लैनेट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द क्यूब ऑफ देयर एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब इन्होंने क्या कहा है, अब यहाँ पे फिर से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे कहीं सन हो जाएगा, यहाँ पे कहीं अर्थ है। अब हमें सबको पता है कि 365 डेज़ और 6 आवर्स अर्थ को टर्न होने में लगता है। तो इफ़ जहाँ यहाँ पे इफ़ हमारी अर्थ आ जाती है, यहाँ का और यहाँ का डिस्टेंस भी सेम ही होगा। फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटी m डिवाइडेड बाय तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन बनाई थी जिसको कहा जाता है द लॉ ऑफ हार्मोनीज। तो ये केपलर की 3 थ्योरीज थी, इसको आप अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। देन हम सेकंड नेक्स्ट पे आते हैं।
Describe the role of radio and TV in education. The present age of fondly described by many as the age of information. आज की जो प्रेजेंट एज है बहुत तरीके से डिपेंडेड हो चुकी है इंफॉर्मेशन बेस्ड. द फास्टेस्ट एजेंट ऑफ ब्रिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस द रेडियो एंड टेलीविज़न, जो कि आज के फास्टेस्ट जो हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बन चुके हैं. पहले तो होता था कि प्लेस टू प्लेस लोग जगह से जगह जाते थे तो ही एक कम्युनिकेशन हो पाता था. फिर थोड़ी टाइम बाद रेडियो आया, फिर टेलीविज़न. ये दो माध्यम बन चुके थे कम्युनिकेशन के और मैसेज पहुंचाने की. नो डाउट द मेन फंक्शन ऑफ द टू ट्रांसमिटिंग मीडिया इज़ एंटरटेनमेंट. जो दो फंक्शंस हैं हमारे कम्युनिकेशन के वो एंटरटेन बेस्ड थे, बट दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन एजुकेशन. और वो एक एजुकेशन का सहारा भी था. जैसे कि बहुत पहले रेडियो बेस्ड कुछ एजुकेशन सीरीज़ आती थी. रेडियो पे बहुत सारे ऐसे ज्ञानवाणी, आकाशवाणी जैसे प्रोग्राम्स चलते थे जिसके थ्रू लोगों को एजुकेटेड और अवेयरनेस फैलाने के लिए कार्यक्रम भी चलाए जाते थे. विथ रेडियो एंड टेलीविज़न द वर्ल्ड इटसेल्फ हैज़ बिकम अ लार्ज स्कूल ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन. ये दो माध्यम से दुनिया में स्कूल के कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से था. एज फार एज फॉर्मल एजुकेशन गोज द रेडियो एंड टेलीविज़न प्रोग्राम सो गो long way to broadcast programs to supplements to school syllabus. In many countries there are even channels which exclusive for students. फॉर्मल एजुकेशन जो कि रेडियो और टेलीविज़न के प्रोग्राम्स पे चलाई जाती थी, ब्रॉडकास्ट किया जाता था उसको दूरदर्शन पे और कुछ ऐसे चैनल्स पे जो कि स्टूडेंट बेस्ड चैनल्स रहते थे, और वो स्कूल से रिलेटेड सिलेबस को ही डिज़ाइन किया जाता था और वो टीवीज़ पे चलाया जाता था फॉर स्टूडेंट्स. अभी भी ऐसे कोई बहुत सारी चैनल्स आती हैं, जैसे स्वाम्स बन गया, दीक्षा हो गया, और दूरदर्शन पे बहुत सारे वंदे भारत करके भी चैनल्स आते हैं जिसमें स्टूडेंट से रिलेटेड स्कूल करिकुलम, जिसमें बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के, इग्नूज़ के और NIOS के, MP भोज के, बहुत सारी जो ओपन यूनिवर्सिटी हैं उनके प्रोग्राम्स आते हैं और उन्हें बड़े बड़े लेक्चरर्स पढ़ाते भी हैं. द एंटरटेन चैनल्स टू ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम विच बी कैलकुलेटेड टू हेल्प स्टूडेंट्स इन द स्कूल वर्क. शेक्सपियर plays are broadcast to the students can see the play performed rather than just read them. कुछ ऐसे प्लेज आते थे जिसके थ्रू बच्चे भी परफॉर्म कर पाए और उन्हें पढ़ भी पाए और समझ भी पाए. द इम्पॉर्टेंट ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन इज एजुकेशन इज दैट ओवरकम डिस्टेंस. दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर टेलीविजन. देन हम सेकेंड पे आते हैं, 7 डिस्कस करते हैं. डिस्क्राइब द ब्रीफ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम is a processing center of a nervous system. It's receive information from send information to the peripheral nervous system. The two organs of the CNSA are the brain and spinal cord. जो हमारी नर्वस सिस्टम होती है उसके बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं. एक तो वो क्विक रिस्पॉन्स करती है जो कि हमारा नर्वस सिस्टम है, और हमारे न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स जो हमारा मैसेज रिसीव करता है और हमारी पूरी बॉडी में सबसे पहले वो स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज देता है, हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है जिससे हमें पता चलता है कि हमें वो एक्शन लेना है या नहीं लेना है. बोथ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड बाय द 3 layers of connective tissues called the membranes. Within the central nervous system are a hollow cavities called the ventricles. हमारी जो नर्वस सिस्टम है किससे प्रोटेक्टेड है,
hollow cavities with the verticals. The network are linked cavities in the brain. Cerebral ventricles is continued with the central canal in the spinal cord. The ventricles are filled with cerebrospinal fluid, which is produced by specialized epithelium located with the ventricle called a chorus cerebrospinal fluid surround cushions and protected with the brain and spinal cord from trauma. It also assists the circulation of nutrition of the brain. Then central nervous system brain. The brain is control center of the body. जो ब्रेन है वो हमारा मेन कंट्रोल सेंटर है हमारे बॉडी का. द कंसिस्ट द थ्री मेन कंपोनेंट the forebrain, the brainstem and hidden brain. The forebrain is responsible for a variety of functions including receiving and processing sensory information, thinking, perceiving, producing and understanding language and controlling motor function. जो हमारा फोर ब्रेन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके ज़्यादातर मेन फंक्शन होते हैं मैसेज रिसीव करना और उसे आगे प्रोसेसिंग करना. जो हमारा सेंसरी इन्फॉर्मेशन हो, थिंकिंग पावर हो गई, प्रोड्यूसिंग बोलने के लिए हमारी लैंग्वेज हमें क्या यूज़ करना है, एक्शंस, रिस्पॉन्स, ये सब हमारा फोर ब्रेन ही वर्क करता है. द फोर ब्रेन कंसिस्ट स्ट्रक्चर सच एज थैलेमस एंड hypothalamus, which is responsible for such function as motor control, replay sensory function information and controlling autonomic function. It's also contain the large part of the brain, the cerebrum. Most of the actual information processing in the brain takes place in the cerebral cortex. The midbrain and the hidden brain together make up the brain stem. The midbrain is a portion of the brain stem that connect the hidden brain and the forebrain. The region of brain is involved in auditory and visual response as well as motor function. The hidden brain extends from the spinal cord and contains structures such as pons and cerebellum. These regions assist the maintaining balance and equilibrium, movements, coordination and conduction of sensory information. The hidden brain also contains the medulla oblongata, which is responsible for controlling such autonomic function as breath, heart rate and digestion. जो हमारा हिडन ब्रेन है वो ज़्यादातर वर्क करता है हमारे मूवमेंट्स पे और हमारे बैलेंस मेंटेनिंग में, सेंसरी इंफॉर्मेशन लेने में और हमारी ब्रीथिंग, हार्ट रेट्स और डाइजेशन ऑटोमेटिक सिस्टम में. Then central nervous system, spinal cord. The spinal cord is a cylindrical shaped bundle of nerve fiber that is connected to the brain. जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो सिलेंड्रिकल शेप में है हमारी बॉडी के अंदर और जो कि ब्रेन से बिल्कुल अटैच्ड है, जो कि नर्व फाइबर्स कनेक्ट करके रखा हुआ है उसको ब्रेन से. द स्पाइनल कॉर्ड रन्स डाउन द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टिव स्पाइनल कॉलम एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नेक टू द लोअर बैक. जो हमारी नेक है उसके लोअर बैक से वो अटैच्ड है और वो प्रोटेक्टिव है. Spinal cord nerves transmit information from body organs and external stimuli to the brain and send information from the brain to other areas of the body. Spinal cord हमारे नर्वस सिस्टम से हमारी इंफॉर्मेशन को बॉडी में सर्कुलेट करती है और हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, जिससे हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन लेता है और उसको वापस
प्रोसेस करता है और एक्शन देता है. The nervous system or spinal cords are grouped in bundle of nervous fibers and travel in two pathways. Ascending nerve tract carry sensory information from the body to the brain. Descending nerve tract sends information pertaining to motor function from the brain of the rest of body. Central nervous system neurons. Neurons are the basic unit of the nervous system. Neurons are the basic unit. वो एक तरह की unit है nervous system की. All cells are nervous system are comprised of neurons. Neurons contain nerves processes which the finger-like protection that extend the nerve cell body. The nerve process contain of axons and dendrites which are able to conduct and transmit signal. Axon typically carry signals away from the cell body. They are long nerve process that may branch out to convey signal to various areas. Dendrites typically carry signal towards the cell body. They together into the what are called nerves. These nerves and signal between the brain, spinal cord and other body organs via nerve impulse. Neurons are classified as either motor, sensory and interneurons. Motor neurons carry information from the central nervous system to organs, glands and muscles. Sensory neurons send information to central nervous system from internal organ or the external. Interneurons relay signals between motor and sensory. जो भी हमारे न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है न्यूरॉन्स, जब भी हम कुछ गर्म चीज़ को टच करने जाते हैं उससे पहले हमारी जो स्किन में जो सेंसेशन होके जाती है वो सबसे पहले हमारे न्यूरॉन्स मैसेज देता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को और वो चाहता है हमारे ब्रेन को. फिर ब्रेन एक्शन करता है और हमें बताता है कि नहीं इट विल नॉट टच क्योंकि वो गर्म है. तो ऐसी कुछ मैसेज न्यूरॉन्स वर्क करता है और हमारे जो नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन्स वर्क करता है हमारे जो भी सेल्स हैं और जब हमारे लॉन्ग हेयर होता है थिन बॉडी स्ट्रक्चर होता है ये हमारे एक्सॉन और ये इसका नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है. देन हम देखते हैं हु इन द सोसाइटी शुड डिसाइड अबाउट द पर्पस एंड स्कोप ऑफ द साइंस. द रिच dominate people in the society decide that about the purpose in the science and technology. Society can be organized as the maximize profit or to maximize human welfare. Society may develop or growth economic which may the rich richer and poor, or it may choose to combine growth with proper distribution to benefit society and emphasize in distribution of benefit. Society may emphasize the distribution respective of what impact it has on human environment or the infinite resources of the earth, as has been happening in some countries ever since the industrial revolution in the middle of 18th century. जो भी डोमिनेंट ऑफ द पीपल्स थे सोसाइटी के उस टाइम पे उन्होंने देखते हुए नीड्स को कि सोसाइटी में ह्यूमन वेलफेयर का कितना प्रॉफिट है, कितना पार्टिसिपेशन है, क्या क्या हम ग्रोथ करें, उसकी क्या इकोनॉमिक ग्रोथ है,
कितने लोग किस चीज़ से हम रिच बन सकते हैं और किस चीज़ से पुअर हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों को कंबाइन करते हुए उन्होंने हर चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया। सोसाइटी में ही रह के उन्होंने ये सब चीज़ें बेनिफिट्स देखी, चूज़ किया। एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट्स को देखते हुए क्या क्या रिसोर्सेज है अर्थ के अंदर और हमें क्या क्या मिल रहा है, ये चीज़ को देखते हुए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था 18 सेंचुरी में। तो उन्होंने ही ये सब डोमिनेंस है उनके स्कोप ऑफ साइंस की। What is meant by balanced diet? What is the necessary for us? A balanced diet is one of the provide the body with all the essential nutrition, vitamins and minerals required to maintain the cells, tissues and organs as well as the function correctly. Balanced diet हमारी बॉडी की बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ वो है जिससे हमारी बॉडी में बराबर मात्रा से मिनरल्स, विटामिन्स और उनको टिश्यू को मेंटेन करने के लिए, सेल्स को मेंटेन रखने के लिए, ऑर्गन्स अच्छे रहने के लिए अच्छे से काम करे, इस पे वर्क करती है। अ बैलेंस डाइट दैट इज़ लैकिंग द न्यूट्रिएंट्स कैन लीड टू मैनी डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स ranging फ्रॉम tiredness and lack of energy to serious problems with the function for vital organs, lack of growth and development. बैलेंस डाइट हमारे ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हमें ये भी बताती है कि हमें क्या क्या मात्रा में कितने कितने न्यूट्रिशन और मिनरल्स लेने चाहिए जिससे हमारी बॉडी बाकी डेफिशिएंसी से ग्रसित ना हो और हमें कोई बीमारी की चपेट में ना ले और हम हेल्दी और वेल्दी रहें। Then short nose. Vitamins are substances that our body needs to grow and develop normally. विटामिन्स हमारी सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी को ग्रो करने और डेवलप करने के लिए ज़रूरत होती है। देयर आर 13 विटामिन्स आवर बॉडी नीड्स। हमें 13 विटामिन्स की नीड होती है बॉडी के लिए। दे आर विटामिन्स A, C, D, E, K and B विटामिन्स। We can usually get all our vitamins from the food we eat. Our body can also make vitamin D and K. People who eat a vegetarian diet may need to take a vitamin B12 supplements. हमें यूजुअली विटामिन्स की हमें विटामिन्स कहाँ से मिलता है? फ्रूट से मिलता है जो कि हम खाते हैं। हमें बॉडी को विटामिन डी की भी ज़रूरत होती है और के की भी ज़रूरत होती है। पीपल हु ईट वेजिटेरियन डाइट, जो कि वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, उनको उसके साथ कुछ सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत होती हैं जो कि जैसे कि B12। ईच विटामिन्स हैज़ स्पेसिफिक जॉब। सारे जो जितने भी विटामिन्स होते हैं उनका एक अलग ही काम रहता है। जैसे कि if we have low level of certain vitamins, we may develop the deficiency disease. For example, if we don't get enough vitamin D, we could develop rickets. if हमारे पास विटामिन डी की प्रॉब्लम हो गई तो हमें रिकेट्स वाली डिफिशियंसी हो जाएगी। Some vitamins may help prevent medical problems. Vitamin A prevents night blindness. if हमें विटामिन ई की डिफिशियंसी होती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, हमें कम दिखाई देखने लग जाता है। द बेस्ट वे टू गेट इनफ विटामिन्स इज़ टू ईट अ बैलेंस डाइट with a variety of foods. In case we may need to take a daily multivitamins for optimal health.
However, high doses of some vitamins can make us sick. इफ़ हम कोई से बॉडी में से विटामिन की कमी हो जाती है तो हमें कोई ना कोई डिफिशियंसी से सफ़र करना पड़ता है। ऐसे में हमें प्रॉपर विटामिन्स मिले, इसी के लिए बैलेंस डाइट होता है जिसमें हम वैरायटी ऑफ फूड्स खा सकते हैं। और इसके साथ ही हमें मल्टी विटामिन्स की भी ज़रूरत होती है हमारी अच्छी हेल्थ के लिए। और अगर ज़्यादा विटामिन्स भी खा लेते हैं, कुछ विटामिन्स ज़्यादा हाई डोज में तो हमें उसके लिए प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है और सफ़र करना पड़ता है। देन हम सेकंड पे आते हैं लेज़र। अ लेज़र इज़ अ डिवाइस दैट इमिट्स लाइट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिकल एम्प्लीकेशंस बेस्ड ऑन द simulated emissions of electromagnetic radiation. The term laser originated as an acronym from light applications by simulated emissions of radiation. Laser differ from other sources of light because they emit light. Its spatial coherence allow a laser to be focused to the tight spot, and this enable application like laser cutting and laser lithography. Its spatial coherence also keep a laser beam collimated over long distance, and this enable laser pointer to work. Laser also have high temporal coherence which allow them to have a very narrow spectrum, that is, they only emit a single color of light. Their temporal coherence also allow them to emit pulse of light that also last a femtosecond. Lasers have many important applications. They are used in common consumer devices such as DVD player, laser printer, and broadcast scanner. They are used in medicine for laser surgery, various skin treatment, and industry for cutting and welding materials. They are used in military and law enforcement devices for making targets and measuring range of speeds. Then C पे आता है communicable diseases. It is an illness caused by an infection agent as a bacteria, virus, fungi, and pesticides, and or toxic. Most of these diseases can be passed from one person to another. Some example of the reportable communication devices include hepatitis A, B, and C, influenza, malaria, and salmonella, and other food-borne illness. Some way in communicable diseases spread as by physical contact with an infected person, such as through touch, sexual intercourses, gonorrhea, HIV, fecal, oral transmissions, hepatitis A, or droplets, influenza, TB. Contact with an contaminated surface or object, Norwalk virus, food, salmonella, E. coli, blood, HIV, hepatitis B, or water cholera. B. Bites from insect or animal capable of transmitting the disease, mosquito, malaria, and yellow fever, flea, plague, and travel through the air, such as tuber, TB, and
etc. Then section B, compare the state of science and technology during Renaissance with that the post-Renaissance periodic यूरोप. सबसे पहले रिजांस क्या होता है. रिजांस इज़ अ वर्ड लाइक रीबर्थ. रीबर्थ को हम रिजांस कहते हैं. साइंस एंड आर्ट वेयर वेरी मच intermingled in the early Renaissance with artists such as Leonardo da Vinci making observational drawing of anatomy and nature. Yet the most significant developments of era was not a specific discovery, but rather a process of discovery. The scientific method, this revolution, new way of learning about the world focused on empirical evidence. The importance of mathematics and discarding of Aristotelian final cause in favor of a mechanical philosophy. Early and influential proponents of these ideas including the new scientific method led a great contribution of the field as astronomy, physics, biology and anatomy, with a publication of Vecellio de Humani Corporis Fabrica. A new confidence was placed in the role of dissection or observation and mechanism view of anatomy. Post-Renaissance. By the mid-700s, science was beginning to get more sophisticated. French chemist Antoine Leonard was most influential in developing an experimental approach laid the foundation of modern chemistry. In 1789, he published a list of pure substance. By the early 1800s, John Dalton atomic theory and the concept of atomic weight developed. In 1829, Johannes Doberanerium noted that there were triple of elements in which the central species properties were almost exactly midway between the outer two. In 1816, Sinizaro presented analysis at the International Chemistry meeting that, when merged with previously ridiculous hypothesis by fellow Italian Amedeo, yielded unambiguous atomic weights. Then हम 19 डिस्कस कर लेते हैं. What do you understand by recycling? How recycling waste improves resources utilization. Recycling is the process of collecting the processing material that would otherwise be thrown away as trash as turning into the new product. रिसाइकलिंग एक प्रोसेस है जो कि जितना भी गार्बेज मटेरियल और जितने भी प्लास्टिक मटेरियल फेंकते हैं हम उसको कलेक्ट करके उस चीज़ से आप रिसाइकिल करके कुछ उसको यूज़ कर सके. फॉलोइंग रिसाइकलिंग एज वेस्टेज इम्प्रूव द रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन. स्क्रैप एंड यूज्ड मेटल्स. Scrap metals is produced a large quantity in mills and factories. Old used material and discarded vehicle, machine, aircraft, ship building, etc. can be melted and recycled and useful purpose.
जितने भी पुराने मेटल्स होते हैं जिनको फेंक दिया जाता है, जो कि पुरानी मशीन होती है उनको बेच दिया जाता है, जितने पुराने शिप्स होते हैं, एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उनके जितने भी वेस्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसको वापस पिघला के उसको रिसाइकलिंग कर देते हैं ताकि वो कुछ और न्यू यूज़फुल चीज़ बन पाए या फिर वो कहीं यूज़ हो पाए. यूज्ड एल्युमिनियम यूटेंसिल्स फॉर एग्जांपल can be collected, melted and shaped into new utensils. जितने भी पुराने एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं या फिर ऐसे कुछ कलेक्ट मेटल्स होते हैं उनको फिर से पिघला के उनको नए बर्तन में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर उनको नया शेप दे दिया जाता है. वी कैन मीट द ग्रोइंग डिमांड्स एज सच एज स्कार्स मेटल्स एज कॉपर, जिंक, लेड, प्लेटिनियम एक्सेट्रा बाय रिसाइकलिंग द यूज्ड मटीरियल. Wastewater. Domestic and municipal wastewater is rich in organic nutrients. जितने भी डोमेस्टिक एंड म्यूनिसिपल वेस्टेड होते हैं, वाटर वेस्ट जाता है, उसको ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के सहारे उसको पानी को साफ़ किया जाता है. If this kind of water is made free from disease carrying germs and poisonous elements, it can be used for irrigation of farm, garden and other vegetation. ऐसा पानी जो पानी है तो वो डिज़ीज़ कैरी करते हैं अपने साथ में और पॉइजनस एलिमेंट्स भी होते हैं उसमें, जो कि हम उसको फार्म के लिए और गार्डन्स के लिए और अपने कल्टीवेशन वेजिटेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते. जो भी फैक्ट्री में से और इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक वेस्ट आता है वाटर में उसके लिए. फॉर एग्जांपल, फॉर द रिमूवल ऑफ जर्म्स एंड टॉक्सिक एनिमल्स द वेस्ट वाटर or sewage is treated in the tank or in a pond for several days. In doing so, the heavy particles settle down to the bottom by themselves. ऐसे पानी को बहुत उनके टॉक्सिक निकालने के लिए और उनका गंदा वेस्ट निकालने के लिए बहुत बड़े बड़े टैंक्स बनाए जाते हैं और उनको प्रिजर्व किया जाता है बहुत दिनों तक, जिसके जो भी वेस्ट मटेरियल होता है और जो उनकी गंदगी होती है वो नीचे पानी में बैठ जाए और उनके पार्टिकल्स हट जाएं और उसको छान के एज वाइल द फाइनर पार्टिकल्स आर मेड टू सेटल डाउन बाय एडिंग एलम एंड कास्टिक सोडा. और उसमें कास्टिक सोडा ऐड करके उसको प्योर किया जाता है. द क्लियर लिक्विड इज़ दैन अलाउड टू पास थ्रू फिल्टर्स एंड सैंड और अर्थ and finally air is blown through. The treatment not only removes carbon dioxide and hydrogen sulfide, which is generally dissolved in wastewater, but also add oxygen to the filtered water, thus helping in purification. Treatment of water with appropriate doses of chlorine known as chlorination kills the harmful germs and make water usable. ऐसे वाटर ट्रीटमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड हटाया जाता है और हाइड्रोसल्फाइड्स को डिज़ोल्व करके हटाया जाता है और उसमें ऑक्सीजन ऐड किया जाता है और उस वाटर को फ़िल्टर किया जाता है और उसको प्योरीफाई बनाया जाता है. और वाटर ट्रीटमेंट में क्लोरीन की डोसेस मिलाई जाती हैं जिससे हार्मफुल जर्म्स है वो मर जाते हैं और वाटर है जो यूज़फुल हो जाता है. ग्रोइंग ऑफ एल्गी और वाटर hygienes are wild plants and grows in floating masses in rivers, lake etc. जितने भी तालाब होते हैं और छोटे छोटे लेक्स होते हैं उसमें काई वगैरह जम जाती है और कुछ जंगली पौधे भी लग जाते हैं. Serve a double purpose. It's clean the water of pollution like phosphorus and nitrate that act and nutrients for these plants, and these plants can be utilized from the
प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ऐसे प्लांट्स को क्लीन करके उनको न्यूट्रिशन दे के उस प्लांट्स को कलेक्ट किया जाता है और उससे बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। देन है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट इज द सम ऑफ केसेस कैन बी रिसोर्सेज। अ गुड एग्जाम्पल is a factory at Yokohama in Japan, which is engaged in converting waste paper into toilet paper. In our country, the main street of Patna city is being illuminated by biogas production from night soil of the city dwellers. In Delhi, the sewage treatment plants produce cooking gas. Fermentation of waste such as cattle dung, human excreta, garbage and aquatic weeds like algae and water hygiene produce biogas which can be used for a variety of purposes. Fermentation takes place at temperature between and the gases produced are predominantly methane and carbon dioxide with a small quantity of hydrogen sulfate and nitrogen. Slag, a waste product left with when the metal and being extracted from its ore, can be powered and added to cement of construction, fly ash and another material used and valuable cementing materials, etc. देन आज का ये सॉल्व गैस पेपर यहीं पे ख़त्म होता है। इफ़ हमारी कोई गाइडेंस चाहिए या फिर हमारा कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे दिए गए कांटेक्ट पे और लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।